आज हमें करना है सर्कुलर परमुटेशन, पहले करेंगे। सर्कुलर परमुटेशन में हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हमें ये चेक करना है ये दोनों इक्वल हैं या नॉट इक्वल हैं। मतलब जब हमें सर्कुलर वे में किसी भी ऑब्जेक्ट को अरेंज करना हो, सर्कुलर पैटर्न में किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो बीड्स हो, चाहे वो फ्लावर्स हो, और चाहे वो पर्सन्स हो, ठीक है। तो क्या करना होगा, हमें ये चेक करना है कि हमें एक स्टार्ट पॉइंट ले लेना है। अगर मैं इस तरफ से अरेंज कर रही हूँ, ठीक है, तो देखो पर्सन्स तो सारे डिफरेंट होते हैं। सबके नाम से ही ले लो, सिंपली नाम से ले लो। मान यहाँ पे ए बैठा है, यहाँ पे बी बैठा है, या सी बैठा है, ये डी है, ये एफ है। अगर मैं इधर से रीड आउट करूंगी तो आप क्या बोलोगे, ए के बाद बी, सी, डी, फिर ई, फिर एफ बैठा है। और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज इसको रीड करूंगी तो क्या आएगा, फिर आप बोलोगे एफ के बाद ई है, डी है, सी है, बी है, ए है। तो वो अरेंजमेंट देखो आपको अलग ही दिखाई दे रहा है। तो ऐसे केसेस को बोलते हैं कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है हमारी वो डिफरेंट है, नॉट इक्वल है, राइट। लेकिन फ्लावर्स फ्लावर्स में अगर आप सारे एक जैसे ले रहे हो, जो जनरली येलो फ्लावर्स की माला आती है, ठीक है ना, तो वहां पर क्या होगा, आपके लिए दोनों सेम होगा, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी सेम होगा। लेकिन अगर उसमें ही आपके दो तरह के फ्लावर है, रेड और व्हाइट है, तो इसमें भी आप देखो फ्लावर्स के केसेस में ज्यादातर आपको सिमिलर रिप्रेजेंटेशन होता है। रेड व्हाइट करके अगर अरेंज है, बीच में कुछ मान लीजिए लीव्स भी हैं, तो भी क्या होता है, जनरली फ्लावर्स की माला जो है हमारी वो इक्वल में ही मानी जाती है। कैसा भी अरेंजमेंट रख लो, दो रेड एक व्हाइट लगाओगे, या व्हाइट रेड कैसे भी लगा लो, आप इमेजिन करके देखो, फ्लावर्स में कभी आपको सीधा उल्टा नहीं करना पड़ता होगा जब आप माला लेते हैं तो। सिमिलरली बीड्स का होता है, बीड्स आपके रेड ग्रीन येलो करके ले लो, रेड ग्रीन येलो, रेड ग्रीन येलो, तो भी ये क्या मानी जाती है, सेम ही मानी जाती है ना। तो ये क्या होता है, जब हमारे पास बीड्स की माला हो या फ्लावर्स की माला हो, वहां पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम सेम मानते हैं, वहां पे परमुटेशन निकालने का तरीका अलग होता है। और जहां पर ये डिस्टिंक्ट होता है वहां पर ये फॉर्मूला अलग होता है। तो क्या फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, और सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, कोई टफ नहीं है इसमें। कहते हैं व्हेन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट आर कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट, clockwise is distinct from anti-clockwise direction. The number of circular permutation of n distinct objects is equals to n minus 1 factorial. ठीक है, and when it is same, clockwise is equals to anti-clockwise order of arrangement, they are not distinct. For example, फ्लावर्स के केस में या बीड्स के
केस में जो आप नेकलेस बनाते हैं, देन द परमुटेशन इज गिवन बाय 1/2 n-1 का फैक्टोरियल। देखो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। जब इक्वल हो जाता है तो ये 1/2 का मतलब क्या हुआ, हमारी जो नंबर ऑफ परमुटेशन है वो हाफ कर दी हमने, क्योंकि एक तरफ से गिन लिया ना, दूसरी तरफ से रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब इक्वल है तो आप लोग समझ जाना कि हमें हाफ करना है, और जब अनइक्वल है तो सीधा n-1 फैक्टोरियल लेना है, पहली बात। दूसरी बात, ये 1 करने का क्या मतलब हुआ, ये 1 को क्यों मैंने माइनस किया, डायरेक्ट n फैक्टोरियल क्यों नहीं लिया? इसका लॉजिक ये है कि मुझे एक स्टार्टिंग पॉइंट लेना होता है, मुझे एक स्टार्टिंग पॉइंट लेना होता है जिसको मैं होल्ड कर देती हूँ। अब ये स्टार्टिंग के लिए मैंने इस 1 को यहाँ से माइनस कर दिया। आपने टेबल की अरेंजमेंट करनी है तो एक बंदे को बिठाते हैं ना, सर्कुलर परम्यूटेशन करो या नॉर्मल, आप देखो अगर आप राउंड टेबल पे खाने के लिए बैठे हो तो हम क्या करते हैं कि वैसे तो फिक्स नहीं होता, देखो फैमिली मेंबर्स या जो भी बैठे हैं तो आप कहीं से भी कहीं कर सकते हो, बट अगर हमें लॉजिक देखना हो तो हम क्या करते हैं, एक जने को बिठाया और उसके पास जितनी भी आगे पीछे चेयर्स हैं वहां बिठा दी, राइट। और अगर आप नेकलेस या किसी चीज की भी करते हो तो आपको एक स्टार्ट तो लेना होगा, मान लीजिए ये थ्रेड है तो कहीं से तो आप डालना शुरू करोगे ना, स्टार्टिंग पॉइंट से, और फिर उसको लाके हमें उसके साथ नॉट बांधनी है तभी तो नेकलेस बनेगा। तो एक स्टार्ट पॉइंट को हम यहाँ पर माइनस करते हैं, इसीलिए n-1, मान लीजिए आपके पास 10 फूल की बनानी है, अभी फिलहाल फूल नहीं ले रही हूँ मैं, पर्सन्स की बनानी तो एक पर्सन को आपने बनाना है और उसका आपने अरेंजमेंट करना है, जैसे ये मैंने किया ABCDEF या फिर FEDCBE। यहाँ तक की बात क्लियर है सबको? मैम वो शायद फास्ट फॉरवर्ड हो गया था अभी एकदम से। हम्म, मतलब अभी वॉइस फिर एकदम से फास्ट ना, फॉरवर्ड हो गई मतलब थी। फास्ट फॉरवर्ड हो गया था। है ना, है ना। अच्छा, तो मैं फिर स्टॉप करके दोबारा करूँ, शाम को ऐसे ही हुआ अभी। आपको ये लॉजिक क्लियर हुआ सर्कुलर का? नहीं, आपकी 3-4 लाइन ना एकदम से तेज हो गई थी तो वो सुनाई नहीं दी। अच्छा, मैं कुछ नहीं, मैं लास्ट की लाइनें रिपीट कर देती हूँ। मैं सिर्फ आपको ये -1 क्यों कराए इसी का लॉजिक बताया था कि आपने एक को प्लेस करके फिर जैसे ये ABCDEF लिया या FEDCBA लिया क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो भाई अरेंजमेंट करते हैं हम। हाँ जी, समझ आ गई ये बात? अभी क्वेश्चंस करते हैं फिर दोबारा और क्लियर हो जाएगा, फिर नहीं हुआ तो बताना, ठीक है? देखो, देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वाइज ही बता रही हूँ तो सब क्लियर होता जाएगा। बस यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, जब एंटी क्लॉक इज इक्वल्स टू क्लॉक तो क्या फॉर्मूला है, हाफ कर देंगे। नॉट इक्वल्स टू क्लॉक है तो n-1 कर देंगे, इसको ध्यान रखना अभी। क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 8 students be seated in a line या इन अ सर्कल? देखो इससे डिफरेंस पता चलेगा। अगर लाइन है तो आपने 8 स्टूडेंट्स को बिठाना है एक लाइन में, एक सिरे से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8
और आठों को एक ही बार चूज करना है, तो बहुत सारे परमुटेशंस बनेंगे। यहाँ पर क्योंकि स्ट्रेट लाइन दी गई है, तो यानी कि हर एक अरेंजमेंट काउंट होगा। ये तो मैंने सीरियल वाइज लिख दिया, हो सकता है रेंडमली में 2 4 3 1 ऐसे करके अरेंज हो, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो इसका परमुटेशन क्या होगा, n is equals to 8, taking all 8 at a time. Formula will be P of nr, which is equals to n factorial n minus r का फैक्टोरियल, जो हमने स्टार्टिंग में किया, जो इसका जनरल फॉर्मूला है परमुटेशन का। लेकिन अगर इसी को उसने सर्कल में बिठा दिया, तो सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, इन अ सर्कल since all students are different, therefore anti-clock is not equals to clockwise. फॉर्मूला इज, या आप ये तो फॉर्मूलाइज मत लिखो, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिखो, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बी n minus 1 factorial, which is equals to n कितना है मेरा 8, 8 minus 1 factorial 7 factorial। इसकी वैल्यू आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 5040 आएगी। ये आंसर होगा इसका, क्योंकि मुझे सर्कल में बिठाना है, एक स्टूडेंट को यहाँ प्लेस कर दिया, ठीक है। अब वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई भी एक स्टूडेंट हो सकता है जिससे मैंने स्टार्ट किया, और बाकी के सभी जितने भी बच्चे हुए हैं 1 2 3 5 6 7 8, उनको यहाँ पर मुझे अरेंज करना है। तो उनको अरेंज करने के मैनी वेज होंगे, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, 7 into 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 एंड फिर 1। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अनुभव, वीरेंद्र, अंकुश, निशान, अनुज, ध्रुव, एक ठीक है। बार -1 वाला और देना मैम प्लीज। हाँ, मैं कह रही हूँ -1 क्यों किया, क्योंकि हमको एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, बस उतनी सी बात है। -1 जो है वो मुझको एक स्टार्ट पॉइंट चाहिए ना। अब जरूरी नहीं मैंने सर्कल में यहाँ पे स्टार्ट लिखा है, आप एक सर्कल बना के उसको कहीं से भी आप सोचो, आपका कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर है, तो एक को प्लेस करके उसके इर्द गिर्द हमें बिठाना है, इस तरह से हम सोचते हैं। अच्छा, तो उसको आप माइनस कर देते हो है ना, जिसको एक बार हाँ बस, स्टार्टिंग में भी किया था उस पे फिर आ जाएंगे तो वो हाँ 2 बार काउंट होगा, इसके लिए उसको माइनस कर देते हो। हाँ बस, वो 2 बार काउंट हो जाएगा ना, नहीं तो। ठीक है मैम, ठीक है मैम। ठीक है ना, मैंने आप वो जो मेरी लाइन क्लैश कर दी ना, मैं उस समय यही कहती, जैसे आपको मान लीजिए अगर आपको नेकलेस भी बनाना है, माला बनानी है, तो आप धागा ले रहे हो ना, तो कहीं से तो स्टार्ट करोगे उसको फिल करना, और फिर उसको लाके यहाँ पे नॉट बनाओगे ना। भाई एक सिरे से हम शुरू करेंगे, माला भी सर्कल भी बनाना है, तो जैसे हम एक सिरे से डालना शुरू करके और फिर उसको घुमा के नॉट बांध देते हैं, तो वही तो सर्कल बना है। बस या तो वो समझ लो, या फिर इसको ये समझ लो कि मैंने एक को स्टिल करा और बाकी सबको अरेंज किया। इसके अलावा सच कोई लॉजिक नहीं है इसका, बस सिर्फ इसी के लिए मैंने माइनस किया, मतलब फॉर्मूले में माइनस है, ठीक है ना। अच्छा, और देखते हैं जो इसका मेन क्वेश्चन आता है वो भी देखते हैं। पहले मैं फॉर्म फ्लावर वाला ही कराती हूँ, जहाँ पे आपका सेम आता है फ्लावर वाला, या इस क्वेश्चन को कैसे आता है बीट्स वाले को, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 10 different bits can be arranged to form a necklace, to form a necklace।
अब इसमें दो तरीके हैं। दो तरीके कैसे है? इसने आपको क्या दिया? डिफरेंट बिट्स दिया है। डिफरेंट बोलने का मतलब शायद ये हमको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डिफरेंट कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप जितना भी कर लो, मैंने जैसे अभी बताया, आपने क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज लो, आपने बिट्स अरेंज करनी है। अगर वो अलग तरीके की भी है, मान लीजिए ये आपकी माला बनी हुई है यहाँ पे, है तो अब मान लीजिए 3 कलर की ले लो, 2 कलर की ले लो, तो आपने रेड और ग्रीन ले लिया, तो कैसे अरेंज होंगी वो? रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन। तब इसमें क्या आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अलग नजर आ रहा है? आप इधर से देखोगे तो रेड ग्रीन पढ़ सकते हो, इधर से देखोगे तो रेड ग्रीन पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हैं ना। अगर मान लीजिए कि इसकी फॉर्मेशन ऐसे है कि रेड के बाद 2 ग्रीन डालिए, रेड के बाद 2 ग्रीन डालिए, तो भी माला में आपको इसकी पहचान नहीं होगी। माला में इसकी पहचान आप इधर से पढ़ोगे तो भी रेड ग्रीन ग्रीन, रेड ग्रीन ग्रीन, रेड ग्रीन ग्रीन, इधर से पढ़ोगे तो भी रेड ग्रीन ग्रीन, तो भी रेड ग्रीन ग्रीन। तो माला जब भी होती है यूजुअली हमें वो एक सी ही लगती है। तो आप इसका आंसर किस तरीके से देंगे? आप इस तरीके से लिखेंगे इसको कि 10 डिफरेंट बिट्स और 10 डिफरेंट का भी वही मतलब हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं 10 9 8 7 करूंगी या इधर से पढ़ूंगी तो बिट्स में आपको उल्टे सीधी की पहचान नहीं होगी। बिट्स क्या होती है? मोती। तो आप लिख सकते हो 10 डिफरेंट बिट्स कैन बी अरेंज्ड इन 10 minus 1 factorial 9 factorial ways, but आपको मेंशन करना है। अगर आप ये आंसर दोगे तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि उसने आपको 10 डिफरेंट बिट्स बोला है, बट आपको रीजन देना जरूरी है। वो कहते हैं बट इन एन अरेंजमेंट ऑफ बिट्स इन अ नेकलेस द एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज arrangements are not distinct. Therefore, total number of arrangements is equals to 1 upon 2 n minus 1 factorial, 1 upon 2 9 factorial ways। आप फिर इसका आंसर निकालेंगे, आंसर में बता देते हो, आप खोल के फिर भी खुद से मल्टीप्लाई कर लेना। 18,000 नहीं 1,18,1440 वेज। कितना बना ये? 1,81,440। ठीक है, समझ आ गया? वीरेंद्र नो किस लिए लिखा है? समझ नहीं आया? बाकी लोग भी जवाब दो। ध्रुव, अक्षर, निशांत, अंकुश, अनुभव। क्लियर है ये वाला पॉइंट बीट्स यस वाला? मैम, यस मैम। ठीक है ठीक है ठीक है। अब जो डिफरेंट वाला है उसको देखो, वो भी इंटरेस्टिंग है और वो आता है बॉयज एंड गर्ल्स का सिटिंग अरेंजमेंट ऑन अ सर्कुलर टेबल। ये तो हो गई हमारी सिंपल अरेंजमेंट्स की बात, जहाँ पे हमने बिट्स को अरेंज किया। क्वेश्चन जो आपका एक और तरीके का आता है, वो कहता है देयर आर 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स dine at a round table। डाइन मतलब खाने बैठे हैं। इन हाउ मेनी वेज
कैन दे सिट अराउंड the table so that no two girls sit together. ध्यान से समझना, इंटरेस्टिंग है। बात कट जाए मेरी तो बताना, फिर दोबारा बता दूंगी। इंटरेस्टिंग है, देखो कैसे। यहाँ पे दो लोग दो तरीके के है ना, कौन है? बॉयज है और गर्ल्स। बॉयज कितनी है? 5। गर्ल्स कितने हैं? 4। मुझे सर्कुलर वे में अरेंज करना है इनको, ठीक है। ठीक, अगर मैंने बॉयज को अरेंज कर दिया 1 2 3 4 5, तो गर्ल्स के लिए कितनी जगह बची हुई है? 1 2 3 4 5। सर्कुलर में 5 हो या 6 हो, 5 हो या 6 हो या 7 हो, जब हम सर्कल में प्लेस करते हैं तो उतनी ही जगह हमें मिलती है बीच में। मेरा मतलब ये है कि देखिए, अगर मैंने यहाँ पे 6 किया, 1 2 3 4 5 6, तो बीच की जगह कितनी बच रही है? 1 2 3 4 5 6। पहली बात तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। जितने भी आपके सर्कल में आप प्लेस करते हो, उनके बीच में उतनी ही जगह मिल जाती है, ठीक है, समझ गए। अब हमें गर्ल्स कितनी है? 4, तो गर्ल्स तो है 4 और जगह कितनी है उनको प्लेस करने के लिए? 5। 1 2 3 4 5। 5 बॉयज को प्लेस करने के बाद 5 बीच की जगह बच रही है, जहां पर मैं गर्ल्स को प्लेस करूंगी। गर्ल्स है 4, एक जगह बचेगी, तो कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 4 आउट ऑफ 5 को अरेंज करना है। सबसे पहला पॉइंट तो हमें क्या समझना है? 4 सीट्स को आउट ऑफ 5 सीट्स में से अरेंज करना है। तो इसका परमुटेशन क्या हो जाएगा? n5 है और अरेंज क्या है? 4 एट अ टाइम। 4 एट अ टाइम फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है? क्योंकि जरूरी थोड़ी है मैं किसी भी सीट पे किसी को भी बिठा सकती हूँ। किसी भी लड़की को, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 यहाँ बिठा दिया तो ये वाली खाली रह गई, हो सकता है। नहीं, मैंने ये साथ साथ लिख दिया। एक सेकेंड में स्क्रीन चेंज कर लूं क्या, को थोड़ा सा और ब्रॉड करके बनाने के लिए? किसी को कुछ नोट तो नहीं करना? स्क्रीन चेंज कर दूं? यस मैम, कर लीजिए। हाँ, एक मैं आप लोग की क्लैरिटी के लिए करना चाह रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली एक ही बार में समझ में आ जाएगी बात, नहीं तो ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। देखो, ये सर्कल बनाया मैं, ठीक है। हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। बॉयज कितने हैं? 5, ठीक है। तो यहाँ पर ले लो 1 2 3 4 5। 5 बॉयज को बिठा दिया, बीच में सीट कितनी बची? 1 2 3 4 5। गर्ल्स कितनी है? 4 है। मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि हो सकता है मैंने 1 2 3 4 ऐसे बिठा दिया, हो सकता है मैंने 1 2 3 4 ऐसे बिठा दिया। तो पहली बार जो मैंने बनाया था तो मेरा ये खाली जा रहा था। अगर मैंने इधर से बिठा दी तो मेरी ये सीट खाली है, तो एक ना एक मेरी खाली होगी। तो यानी कि मुझे 4 आउट ऑफ 5 सीट्स में से सिलेक्शन करना है, कोई भी कर सकती हूँ। तो जब मुझे गर्ल्स का परमुटेशन करना हो तो वो कैसे निकलेगा? 5p 4 वेज में। और बॉयज को, क्योंकि 5 बॉयज हैं, सबसे पहले बॉयज को बिठाना होगा। क्यों बिठाना होगा? क्योंकि उसने मुझे कंडीशन दी है, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। No two girls sit
टुगेदर। अगर मैं गर्ल्स को पहले बिठा दूंगी तो फिर बॉयज को अरेंज करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि गर्ल्स को बिठाने का मतलब है 4 सीट्स को ऑक्यूपाई करना। अगर मैं पहले 4 सीट्स को ऑक्यूपाई कर देती हूँ तो क्या बचेगा, 1 2 3 4। तो क्या बचेगा मेरे पास, 1 2 3 4। बॉयज है मेरे पास 5, मेरे पास तो सीट ही नहीं बचेगी बॉयज को प्लेस करने की। फिर मुझे यहीं पर कहीं पे बिठाना होगा, तो उसका मैं अरेंजमेंट कैसे निकालूंगी, वहां पे मेरे को कंफ्यूजन आएगा। इसीलिए पहले मैं बॉयज को अरेंज करूंगी, फिर गर्ल्स को अरेंज करूंगी, पहली बात। और बॉयज को अरेंज करने का सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज इज डिफरेंट, is not equals to clock. Therefore, boys can be arranged in n minus 1 factorial ways, 5 minus 1 factorial ways, 4 factorial ways. हम बॉयज का अरेंजमेंट करेंगे, उसके बाद गर्ल्स के लिए since no two girls should sit together, ये क्या हुआ है, मेरी आवाज ठीक आ रही है, कुछ कॉल कट हुई है क्या? नो मैम। नहीं तो सही आ रही है। अच्छा 20 बजी है ना, आई थॉट कुछ वो हुआ है। हाँ, तो अब गर्ल्स सिट टुगेदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इनको बॉयज के साथ ही अरेंज करना है। तो इनका नंबर ऑफ वेज क्या होगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फाइनल आंसर आपका होगा ये। पहले बताओ यहाँ तक की बात समझ में आई, तो मैं इसको भी और क्लेरिफाई करूंगी। एक चीज पूछना था मैम, जैसे आप बोल रही हो 4 आउट हम्म ऑफ 5, ठीक है, तो 4 आउट ऑफ हम्म 5 जब बोल रही हो तो वैल्यू n का 4 हो गया और 5 r का 5 हो गया ना मैम, जब बोल रहे हो आप तो 4 आउट ऑफ 5 तो। नहीं, एन नहीं नहीं, 4 आउट ऑफ 5 बोलने का मतलब कि टेकिंग आर एट अ टाइम आउट ऑफ एन, टेकिंग यस। आर एट अ टाइम आउट ऑफ एन। मैं यहाँ लिख के बता रही हूँ, देखो 4 आउट ऑफ 5 का मतलब हुआ टेकिंग आर आउट ऑफ एन, टेकिंग आर एट अ टाइम आउट ऑफ एन, तो एन तो बड़ा ही हुआ ना। हाँ यस मैम, क्लियर हो गया। और सेकंड क्वेश्चन ये था मैम, जैसे कि आप बोल रहे हो कि क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज अलग नहीं है, अगर मान लो सेम नंबर है कि 5 बॉयज को ही बैठाना है, 5 जगह है, तो उस केस में तो सिमिलर हो जाएगा ना क्लॉक एंटी क्लॉक, आई थिंक। किस केस में, खाली बॉयज का अरेंजमेंट करना है, गर्ल्स नहीं है। हाँ मतलब मान लो 5 जगह है, 5 बॉयज को बैठाना है 5 जगह पे, तो उस केस में तो क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज भी सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि उधर से भी आएंगे तो 5 ही बैठेंगे, इधर से भी आएंगे तो 5 ही बैठेंगे। अब वो बच्चे हाँ अलग, बिल्कुल। ये डिफरेंस हो सकता यहाँ पर अब मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तब भी यही आपको बताया था कि जब हम पर्सन्स का अरेंजमेंट करते हैं ना, तो उस केस में डिफरेंट ही मानते हैं। बस बीट्स या फ्लावर्स के केस में उसको सिमिलर मानते हैं, क्योंकि हर एक बंदा अलग है, चाहे नाम से ही अलग है। तो अगर आपने पहले ए के बाद बी सी डी ऐसे काउंट किया, इसको इस तरह से, मतलब सॉरी, इस तरह से ए बी सी डी ई काउंट किया, तो ये एक अलग परमुटेशन माना जाएगा। अगर आपने इसको एंटी क्लॉक में काउंट किया तो फिर वो हो जाएगा ई डी सी बी ए, और वैसे हो जाएगा ए बी सी डी ई, इसको अलग अरेंजमेंट माना जाएगा ना। यहाँ मुझे फर्क पड़ेगा, यहाँ मुझे फर्क पड़ेगा, नेकलेस में फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पर मुझे फर्क पड़ेगा, ये अलग रिप्रेजेंटेशन होगा, मुझे सीधा और उल्टे का फर्क पड़ेगा यहाँ पे। है। यस मैम, यस मैम, तो मतलब उस केस में तो सी
एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज सेम हो जाएगा ना, अगर ज्वेलरी के केस में आएंगे तो। हाँ, बीड्स और फ्लावर्स के केस में सेम मानेंगे, लेकिन पर्सन्स के केस में इसको डिफरेंट मानेंगे। ठीक है मैम, अगर आप अरेंजमेंट अलग बॉयज को प्लेस कर रहे हो तो उसको n-1 फैक्टोरियल करेंगे, उसको आप डिवाइडेड बाय 2 नहीं करेंगे। फ्लावर्स के केस में क्यों करते हैं डिवाइडेड बाय 2? क्योंकि एक ही बात मानते हैं ना। हाँ, एक तरफ से काउंट कर लिया तो समझो दूसरी तरफ से भी हो गया, तो दूसरी तरफ वाला डुप्लीकेट हुआ, उसको काटने के लिए मैंने इसको हाफ कर दिया। समझ गए? यस मैम, अब क्लियर हो गया पूरा। अभी मैं इस फॉर्मूले को और क्लियर कर रही हूँ आपको कि ये हमने मल्टीप्लाई क्यों किया। दिस इज योर फाइनल आंसर 4 फैक्टोरियल 5p4। पहले ये बताओ, ये यहाँ तक समझ आ गया कि बॉयज के बीच में गर्ल्स को कैसे प्लेस किया गया है सबको? यस मैम। बाकी लोग भी बता दो। हाँ, अभी Yes, देखो ma'am. इस फॉर्मूले को भी, हाँ इस फॉर्मूले को भी और क्लेरिफाई करते हो कि ऐसा क्यों किया और मल्टीप्लाई क्यों किया हमने इसको, प्लस क्यों नहीं किया। प्लस का मतलब होता है चॉइस। जब हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रूल अगर देखते हैं, अब एडिशन का रूल जो है ना आपका, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कराऊंगी उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वहां पर एडिशन का भी चलेगा, मल्टीप्लिकेशन का भी चलेगा, दोनों का कंबाइंड चलेगा। तो एडिशन का मतलब होता है सिलेक्शन करना, चॉइस करना, ठीक है। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लाई में हमें वो वाली चीज, सारी ही चीजें लेनी है, टेकिंग ऑल, नो सिलेक्शन। कैसे? अब ध्यान से समझो। मैंने कहा आपको सिंपल से, पहले तो इसका आंसर क्या हुआ, बॉयज एंड गर्ल्स कैन बी प्लेस्ड इन 4 फैक्टोरियल इनटू 5p4 वेज। यानी कि मैंने क्या करा, पहले तो बॉयज का प्लेसमेंट किया 4 फैक्टोरियल वेज में, और जो जगह बची 5, उसमें मैंने गर्ल्स का प्लेसमेंट किया, 4 गर्ल्स का 5p54 वेज में। जब मैं इसको खोलूंगी तो कैसे होगा ये, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। और क्या आंसर कैसे निकालोगे? और खोलो, 4 3 2 1, ये 5 फैक्टोरियल है, नीचे 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल हो गया। तो ये पूरा ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके आंसर के लिए। फाइनली क्या हो गया, ये 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल हो गया। तो 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, और इसका 120 होता है आई थिंक, है ना 5। हाँ, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इसका आंसर आएगा 2880 नंबर ऑफ वेज। और चेक कर लेना आप गलत हो तो मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब मेरे आपसे ये सवाल था कि मैंने इसको मल्टीप्लाई क्यों किया है, इसका मैं आपको रीजन बताना चाह रही हूँ और क्लेरिफाई करने के लिए। वो ये है कि मान लीजिए आपके पास बॉयज हैं B1 B2 B3 B4 B5, और गर्ल्स है आपके पास G1 G2 G3 G4। अब मैंने जब टेबल में बिठाया तो मैंने बिठाया B1 B2 B3 B4 B5, ये मेरा एक अरेंजमेंट है। मैंने पहले बॉयज को कैसे बिठाया, इस तरह से बिठाया, 1 इधर 2 इधर, सौरभ इधर, गौरव इधर, राहुल इधर, निशांत इधर, और जो भी नाम ले लो आप, ठीक है ना, ये इधर। इस तरह बिठाया मैंने। अब इनके बीच में मुझे गर्ल्स प्लेस करनी है, तो गर्ल्स के भी मल्टीपल अरेंजमेंट्स हैं। तो इस एक अकेले बॉयज का अरेंजमेंट के साथ गर्ल्स के जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं वो मैं सारे कर सकती हूँ। जैसे मैंने पहली बार में क्या करा कि 1 2 3 4 ऐसे बिठाया। और क्या अरेंजमेंट हो सकता है, वो इधर से बिठा लो, 1 2 4 3 4 1 4 1 2 3। मैं कैसे भी किसी भी सीट पे किसी भी लड़की को बिठा सकती हूँ। मुझे तो बस ये देखना है कि नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, और मेरे पास 5 सीट है, हम कहेंगे कहीं भी बैठ जाओ, राइट।
लेकिन इसी में आप मेरे पास बॉयज का दूसरा अरेंजमेंट आ जाता है। बॉयज का अरेंजमेंट दूसरा ऐसे आ जाता है कि यहाँ पे राहुल बैठा है, यहाँ पे निशांत बैठा है, यहाँ पे सौरभ बैठा है, ठीक है ना, और यहाँ गौरव बैठा है और यहाँ पर सिद्धांत बैठा है। अब ये दूसरा अरेंजमेंट हो गया। पहले ये इधर सौरभ इधर बैठा था, गौरव इधर बैठा था, अब यहाँ पे ये लोग इधर बैठे। तो इस भी बॉयज का अरेंजमेंट के साथ मैं गर्ल्स को फिर अगेन कोई भी ऑप्शन ले सकती हूँ। फिर मुझे गर्ल्स का परमुटेशन अलग मिला हुआ है, मैं यहाँ पे सेकंड, थर्ड, 1, 4। इसीलिए कहते हैं कि हर एक बॉयज के अरेंजमेंट के साथ, हर एक बॉयज के अरेंजमेंट के साथ पहले अरेंजमेंट के साथ गर्ल्स के सारे अरेंजमेंट चलेंगे, बॉयज के हर एक अरेंजमेंट के साथ। यानी कि अगर दूसरी तरीके से बिठाया तो गर्ल्स के फिर जितने भी थे वो इस वाले अरेंजमेंट के साथ भी हो जाएंगे। बॉयज का थर्ड टाइप का अरेंजमेंट है जहाँ पे वो तीसरी तरीके से बैठे हैं, तो वहां पर भी मेरे पास गर्ल्स के सारे ऑप्शंस होंगे। इसको हम मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करते हैं, तब जाके टोटल नंबर ऑफ वेज ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं हमारे को, ये सारे निकल आते हैं कि इतने तरीके से आप बिठा सकते हो। देखो 2880 तरीके हैं 5 बॉयज 4 गर्ल्स को प्लेस करने। क्लियर है? क्लियर है? यस मैम। तो इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई से सॉल्व करते हैं। यहाँ मेरे पास सिलेक्शन नहीं है कि मैंने एक अरेंजमेंट लिया और उसमें मैंने बिठा दिया सिंगल है, या फिर मैं दूसरा ले लूं या फिर मैं तीसरा, वो तो है ही है। लेकिन बॉयज और गर्ल्स के बीच का जो अरेंजमेंट है वो मल्टीप्लीकेशन से हम शो करेंगे। उन नंबर ऑफ वेज में से मैं कोई भी एक नंबर ऑफ वे चूज कर सकती हूँ। ठीक है, ऐसा ही तरीका आपके पास अब आएगा कॉम्बिनेशन में। ये तो हो गया अब आपका परमुटेशन खत्म। देखिए हमने क्या क्या किया परमुटेशन में, एक बार रिवाइज कर लें इसको हम। सिंपल परमुटेशन जहाँ पे फॉर्मूला हमने पी एन आर की तरह लिखा या एन पी आर की तरह लिखा या इस तरह से लिखा, जिसका फॉर्मूला था एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा था n factorial upon n1 factorial n2 factorial and so on till जितने भी नंबर ऑफ उसके अंदर लेटर्स हैं उतना फैक्टोरियल। ये सेकंड टाइप का था, इसमें आपको कोई भी एक वर्ड दिया जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादातर वर्ड का ही आता है, ऐसे नहीं आपको सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दे देगा, नहीं, वर्ड का ही आता है ये। जैसे मिसिसिपी हमने किया था, मैं रिवीजन के लिए आपको यहाँ पे लिख दिया। और तीसरी तरीके का परमुटेशन क्या हुआ, ये सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन में दोनों ही तरीके में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। या तो आपके पास नेकलिस्ट का आ सकता है जहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्लॉक इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज। और दूसरा क्या आ जाएगा आपको, ये बॉयज गर्ल्स का अरेंजमेंट आ जाएगा जहाँ पे क्लॉक इज नॉट इक्वल्स टू एंटी क्लॉक। इसमें आपको बस ये ध्यान रखना, अगर खाली बॉयज का भी पूछ लेता है 5 boys 6 boys are to arrange around a circular, तो भी आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल। नेकलेस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि इक्वल है तो हाफ कर देंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। अब इसके साथ अगर आपको फिर प्लेस चूज करना हो तो आप सर्कल बना के ये देख लेना कि मैंने 6 बॉयज अगर प्लेस करे या उल्टा आ जाए मान लो गर्ल्स प्लेस करके, वैसे आता नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन यही जो मैं करा रही हूँ ना, इसके अलावा आज तक 20 साल में कोई क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, आज तक तो कोई ट्विस्ट आया नहीं। तो क्या मैं कह रही थी आपको, आप प्लेस करके देख लो 1 2 3 4 5 6,
तो आपको यहाँ पर ही दिख जाएगा कि मेरे पास कितनी जगह बच रही है, 1 2 3 4 5 और ये 6 जगह बच रही है। और 6 जगह में से मुझे कितनी गर्ल्स को अरेंज करने के लिए वो बोल रहा है, 4 को 5 को। तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसका हम फॉर्मूला PNR वेज में लगा दें और उसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? ये पूरा परम्यूटेशन है आपका। अब देखो कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में तो कुछ ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा यही इसी तरह की कई क्वेश्चन है बॉयज गर्ल्स की तरह का। एक तो सिंपल फॉर्मूला NCR CN R या C के आगे ही दोनों ऊपर नीचे लिख लो NR। क्या फॉर्मूला था? N फैक्टोरियल N माइनस R का फैक्टोरियल और R का फैक्टोरियल। ठीक है, R फैक्टोरियल क्यों करते हैं सबको ध्यान है? क्योंकि मुझे वो डुप्लीकेट्स को हटाना है। यहाँ पर हमें क्या करना है? ओनली सेलेक्ट करना है, अरेंज नहीं करना है। क्या पढ़ रहे हैं हम? कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, सिर्फ हमें कॉम्बिनेशन देखना है, सिलेक्शन करना है। क्या क्वेश्चन आता है इसका देख। Committee of 12 persons is to be formed FORMED from 9 women and 8 men. In how many ways can they be selected such that, इसमें आपको कंडीशंस दे देगा, सारी कंडीशन समझाऊंगी अभी। At least 5 women should be there. At most 5 women should be there. और या फिर men are in majority, ऐसी दे देगा, या women are in majority, या at least 5 men should be there। आपको क्या समझना है? आपको समझना है एटलीस्ट का मतलब, एटमोस्ट का मतलब, मेजोरिटी का मतलब। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये देखो कि कितने परसेंट चाहिए आपको। 12% चाहिए। 12% चाहिए। ठीक है, अवेलेबल कितने हैं आपके पास? अवेलेबल 9 वुमेन 8 मेन। तो 9 वुमेन 8 मेन यानी कि 17% आपके पास है। कैसे सिलेक्शन करना है? मैं सारी 9 की 9 वुमेन ले लेती हूँ, बाकी 12 में से 9 गए, 3 लोग में से 3 मेन ले लेती हूँ। ये मैं कर सकती हूँ, यस और नो? पहले बताओ, समझ में आ रहा है मैं क्या करना चाह रही हूँ? साथ साथ बताते रहो स्टेप बाय स्टेप, यस और नो। अनुभव, ध्रुव, निशांत, अक्षर, सबको आ रहा है ना? अक्षत लेफ्ट, आज सबका नेटवर्क इशू है। निशांत, अनुभव, यस मैम। ध्रुव। हम्म, अब हमें क्या करना है? हमें सिलेक्शन करना है बस। लोगों को राइट या सर्कुलर में या किस तरह से कैसे, वो नहीं करना है मुझे, सिर्फ पर्सन सेलेक्ट करने। क्लास में से 2 बच्चे सेलेक्ट करने, चाहे कोई भी आ जाए। अब वो कैसे खड़े हैं, कौन है, क्या है? जैसे मैंने नाम लिया निशांत एंड ध्रुव, तो मैंने 2 नाम लिए, इसमें मेरे को कोई ऑर्डर नहीं दिखाना कि मैं पहले ध्रुव का नाम लूं फिर निशांत का, या पहले निशांत का फिर ध्रुव का। तो दिस इज कॉल्ड द सिलेक्शन ओनली। ठीक है ना? तो हम कह रहे पास कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं देखो।
कि मैंने 9 वुमेन 3 मेन ले लिए। अब आप क्या करो, आपने पूरी 9 की 9 ले ली थी, आप इसमें से एक एक कम करते जाओ 12 बनाने के लिए। 12 बनाने के लिए अगर 8 वुमेन ले रहे हो तो बाकी फिर मुझे कितना बचा, 4 मैन लेने पड़ेंगे, है ना। 8 + 4 12 होता है। मुझे 12 पर्सन्स बनाने हैं, तो कैसे कैसे ले सकती हूँ। अब 8 में से 7 वुमेन कर दो, एक कम कर दो, तो मुझे मैन और एक और बढ़ाना पड़ेगा। 7 और 5 12 होता है। फिर मैं इसको और कम कर सकती हूँ, तो मुझे यहाँ पे मैन बढ़ाने पड़ेंगे। और क्या ऑप्शन कर सकते हैं हम, फिर 5 वुमेन ले ली और 7 मैन ले लिए, 4 वुमेन ले ली और 8 मैन ले लिए, 3 वुमेन ले ली और 9 मैन ले लिए। लेकिन 9 मैन तो मेरे पास है ही नहीं। मेरे पास कंडीशन है। आप ऐसे ही नहीं कह सकते कि मैंने 10 वुमेन ले ली और 2 मैन ले ली, 10 तो है ही नहीं। जितनी अवेलेबल है आपको उस कंडीशन का ध्यान रखना है, उतने ही कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। आपने 9 की 9 वुमेन ली थी तो बाकी तो आपने ले लिए, पर 10 वुमेन नहीं लिख सकती मैं, 10 है ही नहीं मेरे पास। इसी तरह से अगर 8 की 8 सारे मेन से स्टार्ट करते हो आप, तो ये वाली ऑप्शन से स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप कैसे भी कर लो, ये आपके ऊपर है कि आप 8 की 8 पहले मेन लेके 4 वुमेन सिलेक्शन कर रहे हो, आप ये वाला सिलेक्शन कर रहे हो 7 वुमेन 5 मेन वाला, आप कोई भी अरेंजमेंट ले सकते, ठीक है। लेकिन ये प्लस का मतलब है अभी मैं सिर्फ काउंट करके 12 बना रही हूँ। ये प्लस मैंने सिर्फ इसलिए लगाया है कि मुझे 12 लोग चाहिए, 12 कैसे बनाऊं, ठीक है। ये आंसर आंसर का प्लस नहीं है, ये आंसर का प्लस अभी आएगा, इसीलिए उसने 12 बनाया। देखो इसका मतलब ये है कि आई हैव द ऑप्शन कि मैं, ध्यान से देखना कैसे लिख रही हूँ मैं, 9 वुमेन और 3 मेन सेलेक्ट करना है, तो क्या ऑप्शन होगी, 9C9। 9 में से 9 कर ली क्योंकि 9 ही थी ना, इंटू 8C3। 8 मैन में से 3 सेलेक्ट कर लिए, दिस इज आर एट अ टाइम, दिस इज आर एट अ टाइम। टोटल क्या है, वुमेन का एन 9 और मेन का एन क्या है टोटल 8। तो 8 में से 3, 9 में से पूरी 9 कर ली। मल्टीप्लाई क्यों किया, मल्टीप्लाई मैंने इसलिए किया जैसे मैंने अभी बॉयज एंड गर्ल्स के अरेंजमेंट की बात समझाई थी आपको। हर एक बॉयज के अरेंजमेंट के साथ हर एक मैन का अरेंजमेंट चलेगा, गर्ल का चलेगा। तो मान लीजिए आपने 3 सेलेक्ट करे मैन, आपको क्या पता इन 8 में से कौन से 3 लिया आपने, ये 8 है, आपको कैसे पता चलेगा कौन से लेने, आपने ये भी ले सकते हो, आप ये 3 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 भी ले सकते हो। सबके साथ में 9 की 9 वुमेन का अरेंजमेंट चलेगा। सिमिलरली अब आपके पास सेकंड ऑप्शन और क्या बन सकती है, इन सब का कॉम्बिनेशन बना दो। कैसे बनाएंगे, अब मैंने 9 वुमेन में से 8 ले ली, तो मेन बढ़ाने पड़ेंगे, एंड सिमिलरली एंड सिमिलरली एंड सिमिलरली एंड सिमिलरली 8 आउट ऑफ 8 सारे के सारे मेन लेके बाकी वुमेन, सारी की सारी वुमेन लेके बाकी मेन, और बीच के सारे अदर सिलेक्शंस। इन सबको हम प्लस करके दिखाएंगे, इन सबको हम प्लस करके दिखाएंगे। देखिए 9C9 इंटू 8C3 प्लस ये एक अलग हो गया, 9C8 इंटू 8C4 प्लस 9C7 इंटू 8C5 प्लस 9C6
इंटू 8C6 प्लस 9C5 इंटू 8C7 प्लस 9C4 इंटू 8C8। ये आपके पास टोटल कॉम्बिनेशन आ गया। अभी मैंने आंसर ये नहीं निकाले, एटलीस्ट एटमोस्ट मेजोरिटी। ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो गई सिलेक्शन करने की। आप इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हो, इसीलिए हमने इनके बीच में प्लस का सिंबल लगाया है। ये इतने तरीके हैं सिलेक्शन करने के 12 लोगों को। यहाँ तक समझ आया सबको? प्लीज टेल। ये लेफ्ट क्यों कर गए? कौन कौन था पहले? अनुज भी था, अक्षत भी था, ध्रुव, अनुभव, निशान। समझ में आ रहा है? अनुभव थोड़ा थोड़ा डाउट है तो क्लियर हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, खुद से एक बार देखेंगे ना। हाँ, एक बार खुद से करना होगा। देखो वो तो आएगा ही। अभी 100% जब तक अपने हाथ से लिख के सॉल्व नहीं करोगे वो नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा पर। ठीक है, देखो लेकिन अब मैम आओ ये ना दोबारा। ये थोड़ा लॉन्ग लग रहा है, मतलब पर पहले के लेकिन ये क्वेश्चन तो होगा। इजी थे। हाँ हाँ हाँ, इस लग पे रहा है पर अगर यही क्वेश्चन आता है। हाँ, क्या कह रहे हो? मैम बोल रहे थे इस पे एक क्लास और ले लेना, नेक्स्ट क्लास जो लोगी ना इसी टॉपिक पे एक बार चला देना, क्वेश्चन 2-4 एक्स्ट्रा करवा देना। यही यही क्वेश्चन आएगा इस पे। इसी में आप बस क्वांटिटी कम ज्यादा कर लो। कॉम्बिनेशन का यही एकलौता क्वेश्चन है, कोई ट्विस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, बस इसमें ही ये दोनों तीनों ऑप्शन बता रही हूँ अभी मैं। आप दूसरी क्लास में भी समझ लेना, लेट भी हो रहा है। मैं एक बार रिपीट सेम क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का रिपीट करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं बता रही हूँ यही क्वेश्चन है इसका। ठीक है। यस मैम, यस मैम। अब देखो इसी में मैं आपको मैं दूसरी क्लास में दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी इसी को, लेकिन अभी मेरे से जरा एटलीस्ट एटमोस्ट का मतलब समझो। एटलीस्ट मतलब अगर वो कहते हैं एटलीस्ट 4, यानी कि आपको 4 लेनी ही लेनी है, उसके नीचे नहीं ले सकते। एटलीस्ट 5 कहता है तो 5 लेने ही लेने हैं, 4 नहीं कर सकते। तो अगर वो कहते हैं एटलीस्ट 5 वुमेन, तब मेरे पास जो ये वाली ऑप्शन है लास्ट वाली, यहाँ मैंने कितनी ली है? 4 ले रखी है यहाँ पे। तो इस वाले आंसर के लिए आप उसको ये वाला ऑप्शन नहीं दोगे। जब वो एटलीस्ट कह देता है तब मेरा आंसर एटलीस्ट वाले से शुरू होगा। कैसे आप आंसर देंगे इसका? कि मैं एटलीस्ट मुझे 5 तो वुमेन लेनी ही लेनी है, इसके अलावा जो बचे हुए हैं वो मैंने मेन ले लिए, फिर इसके अलावा और जितने मर्जी मतलब सारे के सारे वुमेन ले लिए, इस ऑप्शन तक जा सकती हूँ यहाँ तक। और इसी को अगर वो एटमोस्ट कह देता है, एटमोस्ट का मतलब ये है कि बस 5 ही ले सकती हूँ, 5 से नीचे ले सकता, ऊपर नहीं ले सकते। तो एटमोस्ट का मतलब कि आपके पास फिर कौन सी ऑप्शन रह जाएगी? 5 तक ले सकते हैं तो ये 4 वाली भी ले सकते हो, पर इसके ऊपर नहीं जा सकते आप एटमोस्ट में। ये एटमोस्ट है। बेसिकली ज्यादा से एटलीस्ट ज्यादा मतलब 5। हाँ, हाँ कम से कम और उसका ज्यादा से ज्यादा। हाँ, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 ले सकते, उसके ऊपर नहीं। एटलीस्ट मतलब इतनी तो लेनी है, इसके बाद जितनी भी अवेलेबल है आप चाहे सारी ले लो। तो वहां पे आपको वो उतने ही कॉम्बिनेशन दिखाने हैं। और मेजोरिटी, मेजोरिटी कैसे चेक करोगे? देखो मेजोरिटी चेक करने का तरीका, मैन इन मेजोरिटी, यहाँ पर क्या मैन मेजोरिटी में है? मैन तो खाली 3 है इस फर्स्ट वाले में, मैन तो खाली 3 है, 9 वुमेन है, तो मेजोरिटी कहाँ दिखाई दे रही है आपको? यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है,
यहाँ पर है, यहाँ पर मेन मेजॉरिटी में है, ज्यादा है। मेजॉरिटी का मतलब सबको पता होगा ना, पोलिंग करते हो कि कौन किस काउंट को ज्यादा है, तो काउंट यहाँ पर मेन का ज्यादा और यहाँ पर, तो जब मेन इन मेजॉरिटी बोलेगा तो आपके पास ये दोनों कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। मेन इन मेजॉरिटी का आंसर देना हो तो आप क्या लिखोगे, आप यही वाला आंसर दोगे कि मेन इन मेजॉरिटी का आंसर में सिर्फ ये दोनों कॉम्बिनेशन 9C5 इंटू 8C7 प्लस 9C4 इंटू 8C4, ओ सॉरी 8, सारे के सारे मैंने ले लिए मैंने, बची 4 और उसमें कम किया तो एक मैंने कम करके ले यहाँ पर, लेकिन मेजॉरिटी है। अगर इसके आगे अगर आप लोगे 9C 12 कितना हुआ, ये 7 का भी हो गया और इसके इधर मैंने 6 कर दिया इंटू 8C6, तो ये इक्वल हो गए, 6 मैन 6 वुमेन हो गई। तो ये वाली ऑप्शन आप नहीं दोगे और इसके आगे तो बिल्कुल भी नहीं दोगे, फिर मैं वुमेन ज्यादा हो जाएंगी। वो मेरे से मांग रहे हैं मैन इन मेजोरिटी, तो मैं मेजोरिटी वाली ऑप्शंस को ही दूंगी। यहाँ पर मैन इन मेजोरिटी है, यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन ले लो आप। समझ गए? ठीक है, इसी क्वेश्चन को दोबारा करेंगे अगली क्लास में, और उसमें हम 12% की नहीं 10 की बना लेंगे। मैन और वुमेन की काउंट को चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अलग तरीके का बना लेंगे। तब तक आप इसको एक बार खुद से अपने हाथ से करके देख लेना क्वेश्चन को। मैं आपको इसकी पिक सेंड कर देती हूँ अभी साथ साथ, ये सॉल्व किया हुआ है मेरे पास, ऑप्शंस लिखी हुई है उसके अंदर, आप एक बार खुद से भी देख लो उसको। एक ही पेज का आंसर है इसका, ठीक है? मैम जब अगली क्लास होगी ना, तो आप एक बार रिमाइंड करा देना क्वेश्चन। कभी मतलब ऐसा होता है ना कि कुक करते हैं और फिर 3-4 दिन बाद वो फिर से भूल जाते हैं ये वाला नहीं, क्वेश्चन। मेरे को ये याद रहेगा ना कि मुझे भी कॉम्बिनेशन दोबारा कराना है, वो तो बाई चांस भूल जाते हैं आप कभी की क्या किया था। अब हमें ये ध्यान रखना है कि अगर मेरा कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, मुझे दोबारा कराना है आपको क्वेश्चन, तो याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्बिनेशन के बाद मैं फिर नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगी पास्कल ट्राइंगल, बाइनोमियल कोफिशिएंट आता है, उसका क्वेश्चन जरूर आता है पास्कल ट्राइंगल में आपको। जैसे आप सबको अगर मालूम हो, पता नहीं मुझे मैथ्स का बैकग्राउंड क्या है आपका, आपको ये फॉर्मूला मालूम है, a+b का होल स्क्वायर। यस मैम। हाँ मैम, ये तो बेसिक है, तो पता ही है। बेसिक है, ठीक है। क्यूब का बताओ, और अगर मैंने इस पे 4 डाल दिया तो इसका बताओ, और अगर इस पे मैंने 7 डाल दिया तो इसका बताओ। मैम पहला वाला वो आता है मुझे। 7 वाला हाँ, तो एपी में चला जाएगा ना। मैम ए बी क्यूब का पता है पर ए बी 4 नहीं पता। हाँ, वो पास्कल ट्राइंगल से पता चल जाएगा, बहुत आसान है। बाइनोमियल का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है 2, तो वेरिएबल तो 2 ही है, ए और बी, ए और बी, दिस इज बाइनोमियल। इसको हम क्या करते हैं, एक्सपेंड, ये कहलाता है एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ये 7 भी पूछ लेता है, 9 भी पूछ लेता है, और ये 3 2 2 तो खैर पूछता ही नहीं है, 4 5 6 7 तक पहुंच, कोई भी एक पूछ लेता है और बोलता है एक्सपेंड करो। और बाइनोमियल का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आप ए भी ले रहे हो, आपको क्वेश्चन 2x + 3y की पावर 5 करके भी आ जाएगा, तो बाइनोमियल तो 2 ही है, इसीलिए मैम बाइनोमियल है। और एक्सपेंशन करना है, कहाँ तक कैसे एक्सपेंड करोगे इस पावर तक, तो वो हम पास्कल ट्राइंगल के थ्रू करते हैं, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, वो बताऊंगी एनसीआर मैं नेक्स्ट क्लास। क्या चीज? एनसीआर ए का पावर n - r, बी का पावर r, ऐसा करके ना। हाँ हाँ हाँ,
पर हम एनसीआर से नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट पास्कल ट्रायंगल से करेंगे। वो फॉर्मूला भी इसी पे अप्लाई होगा। एक वो फॉर्मूला का तरीका है और एक ये डायरेक्ट वाला तरीका है, हम ज्यादातर इसी को फॉलो करेंगे। और उसमें कुछ नहीं है, दो वेरिएबल्स हैं, एक को आप हाई पावर से शुरू करो, जैसे पावर क्या पूछी है 2, और दूसरे को 0 से शुरू करो, प्लस करो, एक की कम करो दूसरे की बढ़ाओ, फिर प्लस करो, एक की कम करो और दूसरे की बढ़ाओ। तो ये तो आ गया a स्क्वायर, आ गया मेरे पास b स्क्वायर आ गया, जिसकी पावर 0 वो 1 हो जाता है, और बीच में a b आ गया। लेकिन ये 2 कहाँ से आया, कैसे आया? और इसी तरह से जो क्यूब वाले होते हैं उसमें कोफिशिएंट्स और चेंज हो जाते हैं। क्यूब वाले को आप कैसे बढ़ाओगे, देखो छोटा सा बता देती हूँ, पढ़ने वाले बच्चे हो, इंटरेस्ट आ रहा है तो देखो। 3 से बढ़ाया 0, a को कम करते जाओ टिल 0 और b को बढ़ाते जाओ 1 प्लस 2 प्लस 0 और क्यूब। तो देखो क्या बन गया, a क्यूब आ गया और b क्यूब आ गया, बीच में क्या आया, ये a स्क्वायर b आया और a b स्क्वायर आया। बट यहाँ पर जो कोफिशिएंट की वैल्यू है, वहां पर जैसे 2 आई थी, तो वो यहाँ पर क्या आएगी, वो पास्कल ट्रायंगल से निकालेंगे। अगर उसने मुझे 7 तक एक्सपेंड करने को दिया है, तो 7 से a को शुरू करो, b को 0 से करो, और एक को कम एक को ज्यादा करते जाओ। 7 6 5 4 3 2 1 0, और b देखो 7 आ गया। तो अब आपके पास a का 7 b का 7 तो आ गया स्टार्ट और एंड, बीच में a6 a5 करके और b की बढ़ गई। बट इनके साथ में जो हमारे कांस्टेंट्स की वैल्यू होती है वो क्या लगेगी, वो हमें ट्रायंगल से मिल जाएगी। ट्रायंगल को बनाने का बहुत आसान सा तरीका है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में भी प्रॉपर बताऊंगी। तो इस तरह से ही a और b में अगर आपको वो 2x या 3y दे देता है, 2x प्लस 3y अगर दे देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको a मान के b मान के ऐसे एक्सपेंड कर लिया, कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल ली, और लास्ट वाली लाइन में फिर हम a और b की वैल्यू को इसको पुट कर देंगे। जितने तक सॉल्व कर सकते हैं उसको सॉल्व कर देंगे, नहीं तो वहीं तक छोड़ देंगे। समझ गए? यहाँ पर एनसीआर वाला लगाओगे ना, तो वहाँ यहाँ वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसी के लिए पास्कल ट्रायंगल वाला फॉर्मूला बनाया गया है, तो आप उससे इजीली फाइंड आउट कर लेते हो। तो ये नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, और पहले मैं कॉम्बिनेशन एक बार से फिर से रिपीट करा दूंगी ट्यूसडे को 9 बजे, और 6:30 पे लेना हो तो वो लेते रहना, रिलेशन होगा उस दिन। ठीक है, यस मैम। ओके चलो, गुड नाइट। एक चीज हेल्प